की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और मुझे अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। कई माने नामी गिरामी जो सोशल मीडिया है जिसका मतलब एक मकाम है, बड़े व्यूवर्स हैं, उन सबों ने हमारे बयान को अक्सर चलाया है। और अक्सर मैं कहता रहता हूं कि मुल्क में जो सबसे अहम काम है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर काम की ज़रूरत है, वो है देश के अंदर न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और सबको न्याय कैसे मिले ये सुनिश्चित करना। आज जो अविश्वास का वातावरण देश में बन रहा है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक न्याय के प्रति बन रहा है। और ये सब हो कैसे रहा, मुमकिन कैसे है, इसको आप ज़रा समझेंगे कि ये मुमकिन कैसे हो गया। आपको पता है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने की ही सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में भी चर्चाएं होती रहती हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और चौथा आप लोगों को तो पता है ही, जिसे आप मीडिया कहते हैं, पत्रकारिता। एक जो विधायिका है, कहीं ना कहीं अक्सर मैं अपने लोगों से ये सुनता हूं, वो बोलते हैं कि मामला कुछ ठीक ठाक नहीं है। कार्यपालिका में भी कहीं ना कहीं शिकायत मिलती रहती है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में तो शिकायतें होती हैं और उसका कहीं ना कहीं उसका एक रास्ता वैकल्पिक निकल जाता है। जैसे आप न्यायालय में गए और अगर आपको लगा कि न्याय नहीं मिला तो आगे के रास्ते उसमें बनते हैं। लेकिन एक जो चौथा स्तंभ है साहब, जिसको आप मीडिया कहते हैं, इसमें जो एक पूरा एक गिरोह है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जो छप जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बोल दिया जाएगा उसका क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आज जो कुछ बोला गया कल फिर उसके बारे में ये कहा जाएगा कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है, वो गलत बोला गया और हम फिर ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत कम हो पाता है। जो बोल दिया गया वो पहुंच गया, सुनने वाले ने सुन लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आज मैं टीवी को जिस चैनल को सुन रहा हूं कल मैं उसी, अगर वो खेद भी प्रकट करने दोबारा आते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि जो श्रोता उस समय टीवी को देख रहे होंगे वही फिर दोबारा देख रहे होंगे। इसका मतलब कि अगर कोई गलत बयान दे दिया गया और एंकरों के द्वारा बोल दिया गया तो वो बातें चली गई तो चली गई। यानी समाज में अगर गलत मानसिकता बन गई, गलत माइंडसेट तैयार हो गया तो हो गया। आज हो क्या रहा देश में? मैं कई विषयों पर बोलता हूं। आज मैं चाह रहा हूं कि बार बार आप सुनते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मैं चाहता हूं इस विषय पर मैं आपको बताऊं कि इस देश में खेल क्या हो रहा। वो एंकर जिसका तनख्वाह 20, 30, 50, 60, 70 और बहुत बड़ा एंकर अगर होगा, बहुत बड़ा एंकर होगा तो 1 लाख रुपए महीने का, इससे बड़ा पैकेज नहीं हो सकता। हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा भी कोई पैकेज होगा किसी भी चैनल के पास। लेकिन उसकी संपत्ति अगर 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ है, इसकी जांच कौन करेगा? वो एंकर जो टीवी पर दूसरे की संपत्ति का ब्यौरा पेश करते हैं, उनके संपत्ति का ब्यौरा कहां से मांगा जाएगा और कैसे मिलेगा? वो एंकर जो एक निर्दोष को दोषी साबित करने में दिन रात अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, अगर स्वयं वो दोषी हो तो उनका दोष कैसे सामने आएगा? क्योंकि वो माध्यम तो हमारे पास नहीं है। वो तो सारे चोर चोर मौसेरे भाई वहां बैठ गए, एक दूसरे के दोष को छुपाना और देश के अन्य निर्दोषों को दोषी बताना, ये उनका पेशा बना हुआ है। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, उदाहरण के साथ कह रहा हूं आपको। आपने पिछले दिनों देखा होगा जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था भारत में,
तो आपने खूब अच्छे से सुना होगा। और मैं ये बात हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई, सारे भारत के लोगों से कह रहा हूँ, ये केवल मैं मुस्लिमों को नहीं कह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कोरोना के आरंभ में मौलाना साद और तबलीगी जमात को कैसे टारगेट किया गया, और मौलाना साद को पहले कोरोना फैलाने का जरिया बनाया गया, उसके बाद फिर उसकी संपत्ति और फिर ईडी और फिर सीडी और सारे मामले होते रहे। और बहस के दौरान आपको एक बहस भी मैं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ डिटेल बताऊंगा। ये सिर्फ मौलाना साद का मसला नहीं है, इससे पहले भी एक बड़े मौलाना को कब्जे में लिया गया था, इसी तरह से मीडिया ट्रायल किया गया था। इससे पहले कई संतों का मीडिया ट्रायल हो चुका भारत में, सम्मानित संतों का, जिनके प्रवचन को सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा होती थी साहब, लाखों की भीड़। और वैसे एक दो संत नहीं है, कई संत, एक लंबी सूची है हमारे पास। लेकिन देश में कभी लोग सही ढंग से ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये जो एंकर लोग जो चूचू चूचू हल्ला आकर करते हैं टीवी पर, और ये जो बताते हैं कि अमुक संत ऐसे और ये निकला और वो हुआ फला मौला, इनके विषय में कैसे पता चलेगा क्या वास्तविकता को ये परोस रहे हैं या पूरी तरह से मिथ्या, झूठ और देश को गुमराह करने वाला समाचार दे रहे हैं। अब आपको एक एंकर पर आज बात करूंगा, ऐसे तो बड़ी लंबी सूची है साहब, लेकिन एक एंकर आजकल बहुत प्रसिद्ध है, दीपक चौरसिया, जिनको मैं, हालांकि मुझे भी नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहता हूं ये दीमक चौरसिया है, दीपक चौरसिया नहीं है। दीमक इसलिए कहता हूं कि समाज को खोखला करने का काम किया जा रहा उनके चैनलों से। पहले ये इंडिया न्यूज़ में थे, इंडिया न्यूज़, हाँ इंडिया टीवी नहीं, इंडिया न्यूज़ में। उससे पहले किसी और चैनल में भी कई चैनलों में इन्होंने काम किया है। इंडिया न्यूज़ में बड़े पद पर थे, उसके बाद आजकल न्यूज़ नेशन में है। न्यूज़ नेशन में जब आप डिबेट देखेंगे दीपक चौरसिया का, मुस्तकिल भावनात्मक और प्रोवोक करने वाला, माने जज्बात को उभारने वाला और हिंदू मुस्लिम के सेंटीमेंट को भड़काने का काम, कभी भी विषय पर कोई डिबेट नहीं होता है। आपने वो मौलाना साद वाला तो देखा ही है। आपको एक संत का नाम बताऊं, बड़े प्रसिद्ध संत थे, आसाराम जी बापू, जेल में हैं, आपको पता है, मुकदमे चल रहे हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जिस धारा में आसाराम जी बापू को जेल में डाला गया है, उससे भी ज़्यादा संगीन धाराएं दीपक चौरसिया के ऊपर लगी हुई हैं। और ये मौखिक मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो जहां तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं, दीपक चौरसिया तक पहुंचा दें आप। मैं ये मौखिक नहीं कह रहा हूं, मैं वो कागजात सारे आपको ये दिखाऊंगा एक एक करके। मैंने सारे कागजात हासिल किए हैं, ये आप देखेंगे, ये सब मैं डिटेल अभी दे रहा हूं इसका। लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दीपक चौरसिया ये कहता है कि जिस तरह से मैंने आसाराम बापू को अंदर कराया, उसी तरह से मौलाना साद को अंदर करा दूंगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस पे भी लगता है, मुझे लगता है, मैं लॉयर्स नहीं हूं, लेकिन मैं वकील से पूछना चाहता हूं, क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो ये कहे कि फलां को मैंने अंदर कराया और फलां को मैं अंदर करा दूंगा? ये शब्द तो मुझे लगता है कि कानून के दायरे में कोर्ट के मानहानि का मुकदमा इसमें लगना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है साहब। आप कौन होते हैं कि आप ये कहें कि मैंने अंदर करा दिया और करा दूंगा? एक संत के बारे में आप कहते हैं मैंने अंदर करा दिया, और एक मौलाना के बारे में आप कहते हैं कि मैं अंदर करा दूंगा। जरा ये सवाल कौन पूछेगा दीपक चौरसिया जी से कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट हो या एंकर हो? जरा मुझे ये बता दो। सिर्फ टीवी एंकर का या अखबार में जो आर्टिकल्स लिखते हैं उनका काम क्या है, उनका दायरा क्या है? या सोशल मीडिया पर लोग जो आजकल दायरे से बाहर हटकर बात कर रहे हैं, क्या ये अधिकार क्षेत्र में है? सबकी एक सीमा है। मैं पहले वो सुना दूं वीडियो, मैं चाहूंगा आप जरा सा इसको जो है इसको आप जरा सा दिखाइए इस पर जूम करके कैमरे पर, क्या कह रहे हैं ये। आपकी पता नहीं क्या हो गया, आपको ये क्या पहली बार तुम्हारा कोई पाखंडी मेरे हत्या चढ़ा है ना सरकार, पहली बार तुम्हारा कोई जमात का पाखंडी मेरे हत्या चढ़ा है। आशा राम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलट दूंगा। आशा राम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलट दूंगा। सुन लिया आपने,
सुन लिया आपने, आशा राम की तरह। पहले दो शब्द, पहली बार तुम्हारा कोई पाखंडी मेरे हत्थे चढ़ा है, शब्द समझेंगे। मतलब पाखंडी अदालत के हत्थे नहीं चढ़ा, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, माने जांच एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ा, दीपक चौरसिया के हत्थे चढ़ गया। ये मौलाना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार तुम्हारा कोई पाखंडी मेरे हत्थे चढ़ा है, आशा राम की तरह अंदर न करा दूं तो मेरा नाम नहीं। ये है इस, मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को काट के बीच में चलाएं ताकि श्रोता इसको समझेंगे पूरी तरह से। अब मैं देश के लोगों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, उन युवाओं से, उन बुद्धिजीवियों से ये विनती करता हूं कि ज़रा आप निर्णय करें कि क्या ये टीवी के एंकर अब अदालत का काम भी करेंगे क्या, जांच एजेंसियों का भी काम भी करेंगे क्या, और वो एंकर जो खुद पॉस्को एक्ट में एक्यूज हैं, दोषी हैं, जिनके ऊपर ये मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं और एक दो नहीं, कम से कम 12 से 13 मुकदमे हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल, चूंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके बीच। पहले दीपक चौरसिया के एक एक मुकदमे की तफसील आपको दूंगा, किन किन धाराओं में इन पर मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और कई अदालतों में, और इन पर वारंट नॉन अवेलेबल भी इशू हो चुका था। ये रिलैक्सेशन के लिए हाईकोर्ट गए, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलैक्स नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो यह आदमी जो खुद अपनी जान बचाने में लगा है और पावर का इस्तेमाल करके और मीडिया का इस्तेमाल करके गिरोह क्रिएट करके अपनी जान बचा रहा है, वो देश के लोगों को इतने बड़े संतों के बारे में, इतने बड़े मौलाना के बारे में, कभी फादर को भी लाएगा ये पकड़ के, कभी ये गुरुग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथी जो होते हैं हमारे गुरुद्वारे में बैठे बड़े बड़े, उनको भी कभी लाएगा और इसी तरह से अपमानित करेगा। आपने शब्द तो सुना ही ना। ये आपको अभियान चलाना पड़ेगा कि गोदी मीडिया के ये एंकर्स, जिन्होंने देश के सारे संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज कर दिया है और अपने आप को स्वघोषित जज भी हैं, मुंसिफ भी हैं, अदालत भी हैं, इनका विरोध करना है। और विरोध का पहला तरीका है कि दीपक चौरसिया जिस टीवी में काम कर रहा है, उस टीवी को पूरे देश के लोग, हिंदू मुसलमान नहीं, आपने देखा आसाराम जी के बारे में क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ, अभी आगे और सुनाऊंगा, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कई बड़े संतों के विषय में भी। इसने कहा राधे मां की मैंने बखिया उधेड़ दी। तू होता कौन है, तेरी औकात क्या बखिया उधेड़ने की भाई? तू 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 टू द पॉइंट बात कर सकता है। एक पत्रकार की अपनी गरिमा है, वो आईने की तरह समाज को सच दिखाएगा। अगर किसी संत ने, किसी मौलाना ने, किसी आलिम ने, किसी फादर ने कोई गलती की है, अपराध किया है, तो आप उसको केवल इतना दिखाएंगे कि यह अपराध है, लेकिन जांच तो जांच एजेंसी करेगी, सिद्ध तो अदालत करेगी, फैसले तो अदालत सुनाएगी। आप जांच भी खुद कर रहे हो, फैसले भी खुद सुना रहे हो और कह रहे हो कि उसको भी ठूस दूंगा और उसको भी ठूस दूंगा। ये आपको समझना है और इस चैनल का बहिष्कार करना है और इस तरह के जितने एंकर हैं उसको एक्सपोज करना। ये सारे मुजरिम लोग हैं। मैं आगे आपको फिर, आज मैं पहली बार आया हूं, ये एक सीरीज में चलाना चाहता हूं कि गाहे बगाहे गोदी मीडिया को एक्सपोज किया जाए, ऐसे एंकरों को एक्सपोज किया जाए। मैं आगे पूरी डिटेल के साथ दीपक चौरसिया जी के जितने मुकदमे भारत में जहां जहां चल रहे हैं, दीपक चौरसिया जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी कृपा कर सावधान हो जाएं। देश तोड़ने वाली राजनीति बंद करें और पत्रकार का जो धर्म है वो निभाने की कोशिश करें, अन्यथा आप भी बख्शे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि भारत में जितनी स्वतंत्रता आपको है उतनी ही हमें भी है। यदि आप एक दूसरे के छुपे हुए या गलत आरोपों को उजागर करेंगे तो आपको भी लोग छोड़ेंगे नहीं। जो चीज़ें आप में हैं उसको भी उजागर की जाएंगी। आगे फिर आपसे मिलेंगे दोबारा। जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफिज।